ये पूरी कहानी काल्पनिक और अवैज्ञानिक है। हमारा चैनल किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। अदिति आज बेहद खुश थी। आज उसके इंटर्नशिप का पहला दिन था। दूसरी तरफ उसके पिता, जो कि पेशे से एक वकील थे, वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। उनका डर लाजमी था, क्योंकि उनकी लाडली बेटी ने अपने वकालत की प्रैक्टिस के लिए कोई ऐसी वैसी जगह नहीं चुनी थी, बल्कि कुछ साल पहले सुर्खियों में आए नामी कोर्ट कड़कड़डूमा कोर्ट को चुना था। अदिति के पिता मिस्टर कौशल चाहते थे कि उनकी बेटी अदिति उनके साथ रहकर प्रैक्टिस करे, लेकिन अदिति सोचती थी कि यदि वो अपने पिता के साथ प्रैक्टिस करती है तो वो उसे उसकी गलतियों के लिए डांट नहीं लगाएंगे और इस तरह से वो वकालत की बारीकियों को नहीं समझ पाएगी। खैर, मिस्टर कौशल अपने डर को दरकिनार करते हुए अदिति से कहते हैं, बेटा अदिति, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि चाहे कितना भी जरूरी काम हो, तुम कड़कड़डूमा कोर्ट से शाम 7 बजे से पहले पहले निकल जाओगे। क्या पापा, आप भी कैसी बातें करते हैं? मैं बॉस थोड़ी ना हूँ जो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हूँ। अगर काम हुआ तो मैं कैसे अपने सीनियर को मना करूँगी? आप तो आज बिल्कुल मम्मी का रोल प्ले कर रहे हैं। आखिर बात क्या है पापा? कौशल चाहकर भी अपने डर की वजह अदिति को नहीं बता पाते हैं। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी अपनी जॉब के पहले दिन ही डरी हुई दिखे। खैर, अदिति अपने माता पिता को बाय कहकर ऑफिस पहुंचती है, जहां उसकी सीनियर उसे एक पेंडिंग पड़े केस की फाइल देती हुई कहती है, आज से तुम इस केस पर काम करना शुरू कर दो। केस जुड़ी बारीकियों को समझो और इससे जुड़े सभी जरूरी एविडेंस इकट्ठी करो। तुम्हारे पास 1 हफ्ते का समय है। सारी जानकारियां नोट डाउन करने के बाद हम इस केस पर डिस्कस करेंगे, ओके? क्योंकि अगले महीने की पहली तारीख को ये केस फिर से रीओपन होने वाला है। ठीक है मैम, मैं आज से ही इस पर काम करना शुरू कर देती हूँ। अदिति फाइल चेक करती है। फाइल में जो नाम था उसे देखकर अदिति चौंक जाती है, क्योंकि वो नाम उसके बचपन की दोस्त दिशा का था, जिसका कुछ साल पहले रेप हुआ था और जिसकी सुनवाई से ठीक पहले ही उसने आत्महत्या कर ली थी, वो भी इसी कोर्ट के सामने। अदिति मन ही मन दिशा से वादा करती है कि वो उसे इंसाफ दिलवा कर रहेगी। इसी के साथ वो इस केस से जुड़ी सारी जानकारियां इकट्ठा करने में लग जाती है। ये सब करते करते शाम के 7 बज जाते हैं और 7 बजते ही पूरा ऑफिस खाली हो जाता है। ये देखकर अदिति थोड़ी असमंजस में थी कि अभी तो शाम के 7 ही बजे हैं और सभी अभी ही चले गए। वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती और अपने काम में लग जाती है। वो इस केस से जुड़ी कुछ फाइल को ढूंढने लाइब्रेरी की ओर जाती है। तभी वहाँ चपरासी आ जाता है। अरे मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? कोर्ट को बंद करने का समय हो गया है। आपको जो भी काम होगा आप कल कर लीजिएगा। अदिति चपरासी की बातों को अनसुना कर लाइब्रेरी की तरफ बढ़ती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे लाइब्रेरी में कोई है जो उसे आवाज दे रहा है और वो उसकी तरफ खींची चली जा रही है। तभी चपरासी दौड़कर उसके पास आता है और उसे समझाता है, मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? सभी जा चुके हैं। मेरी बात मानिए, यहाँ 7 बजे के बाद रुकना खतरे से खाली नहीं है। आप भी चलिए, नहीं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। अरे अंकल, क्यों डरा रही हो? मुझे बहुत जरूरी फाइल ढूंढनी है। आपको डर लग रहा है तो आप जाइए, मैं अपना काम खत्म करके थोड़ी देर में चली जाऊंगी। अदिति की बातों को सुनकर चपरासी वहाँ से चला जाता है और अदिति लाइब्रेरी में चली जाती है, जहाँ वो कुछ फाइल्स ढूंढती है और वहीं बैठकर कंप्यूटर पर काम करने लगती है। थोड़ी ही देर में अदिति को ऐसा महसूस होता है जैसे कमरे का वातावरण सर्द होने लगा है और उसे ठंड लगने लगती है। वो थोड़ा घबरा जाती है और कंप्यूटर बंद कर बाकी का काम कल करने के बारे में सोचती है। वो जैसे ही अपनी चेयर से उठती है, तभी उसकी नज़र वहाँ रखे सभी कंप्यूटर पर पड़ती है, जिसकी स्क्रीन्स अपने आप ही ऑन हो चुकी थी। पूरा कमरा बेहद डरावना लगने लगा था। ये देखकर अदिति घबरा जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा था। थोड़ी ही देर में एक सफेद आकृति अदिति के सामने आ जाती है। अदिति का खून मानो पर जम गया था।
डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। अदिति डरी हुई आवाज में उस आकृति से पूछती है, कौन हो तुम और क्या चाहती हो मुझसे? पहचाना नहीं अदिति? मैं तुम्हारी दोस्त दिशा। दिशा, क्या ये तुम हो? और अगर तुम हो तो मुझे डरा क्यों रही हो? मैं तो तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए लड़ने वाली हूँ और तुम मुझे ही डरा रही हो। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ दिशा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूँ। तुमने तो इंसाफ का इंतजार तक नहीं किया और अपनी जान दे दी। क्या कहा तुमने? मैं कायर हूँ? नहीं, मैं कायर नहीं हूँ। मैंने अपनी जान नहीं दी। मेरी जान तो मेरे दुश्मनों ने ले ली। मुझे आग लगा दिया और कोर्ट के सामने मुझे जिंदा जला दिया। सभी को ये लगा कि मैंने खुद को आग लगा ली है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने खुद को आग नहीं लगाई थी और अब मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। सभी को मार डालूंगी। जिसने भी मेरे साथ बुरा किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। देखो दिशा, मेरी बात मानो। मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगी। हाँ, सही कहा तुमने। तुम इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करोगी, क्योंकि तुम्हारी मदद से ही तो मैं सभी को मारूंगी। मुझे सभी को मारने के लिए एक इंसानी शरीर की जरूरत थी और तुम खुद मेरे पास चल कर आई हो। अब मैं तुम्हारे शरीर के जरिए उन सभी को मौत की नींद सुला दूंगी। इतना कहकर दिशा जैसे ही अदिति के हाथों को पकड़ती है, अदिति के हाथों में जलन शुरू हो जाती है और वो जोर जोर से चीखने लगती है। तभी वहाँ कोई आता है जो अदिति को खींचते हुए बाहर लेकर भाग जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि वही चपरासी था जो अदिति को अंदर जाने से रोक रहा था। कुछ देर बाद जब अदिति अपने होश में आती है तो वो चपरासी को धन्यवाद देती है। मुझे पता था कि तुम यहाँ पर नई हो, इसलिए तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसीलिए तो मैं लाइब्रेरी से कुछ दूरी पर ही तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम्हारी चीख सुनते ही वहाँ पहुँच गया। अदिति घर पहुंचकर अपने पिता को सारी बात बताती है और साथ ही दिशा के मौत से जुड़ी सारी बात भी बताती है। सब जानने के बाद उसके पिता उसकी काफी मदद करते हैं और वो अपनी सीनियर कविता के साथ मिलकर दिशा को इंसाफ दिलवाने में कामयाब होती है, जिसके बाद दिशा की आत्मा को शांति मिल जाती है।